नमस्कार, राज्यसभा टीवी में बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। बिहार में पहले दौर के चुनाव के लिए 629 उम्मीदवारों ने अपनी दावेदारी पेश की है। वहीं जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस के उम्मीदवारों की सूची जारी होने के बाद नाराज नेता के बगावत अब शुरू हो चुके हैं। बिहार चुनाव से जुड़ी हर खबर आपको विस्तार से बताएंगे। उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। बिहार चुनाव में पहले दौर में 629 नामांकन पत्रों की जांच आज। दूसरे दौर में पर्चा भरने का काम तेज। अब तक 62 उम्मीदवारों ने भरा पर्चा। महागठबंधन के 242 उम्मीदवारों का ऐलान। 50 मौजूदा विधायकों को नहीं मिला टिकट। मंत्री रामधनी सिंह जेडीयू छोड़ समाजवादी पार्टी में शामिल। पप्पू यादव के जन अधिकार पार्टी का घोषणा पत्र जारी। गरीबों को 5 रुपए में खाना, कलर टीवी और गाय देने का वादा। मेधावी छात्रों को मिलेगा लैपटॉप। औरंगाबाद के हसौली इलाके को पुल का इंतजार। नदी पार कर स्कूल जाने को मजबूर बच्चे। सरकार की बेरुखी से नाराज लोग। बिहार में आज पहले दौर के लिए हुए नामांकन पत्रों की जांच होगी और इस दौर में 629 उम्मीदवारों ने पर्चे दाखिल किए हैं। वहीं दूसरे दौर के लिए अब तक 62 उम्मीदवार नामांकन दाखिल कर चुके हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी आर लक्ष्मण के मुताबिक पूरे राज्य में चुनाव आदर्श आचार संहिता उल्लंघन से जुड़े 9 मामले दर्ज हुए हैं। बिहार में पहले दौर के चुनाव के लिए नामांकन का काम बुधवार को पूरा हो गया। नामांकन के आखिरी दिन सबसे ज्यादा 381 प्रत्याशियों ने पर्चे दाखिल किए। प्रथम चरण के नामांकन का अंतिम तिथि आज था। आज कुल 381 नॉमिनेशंस फाइल हुए हैं। कुल मिला के फर्स्ट फेज का 629 नॉमिनेशंस फाइल हुए हैं। 24 सितंबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी, जबकि 26 सितंबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। इस दौर में समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, भागलपुर, बांका, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, नवादा और जमुई 10 जिलों की 49 सीटें हैं। इनमें 40 सीटें सामान्य हैं, जबकि 8 सीटें अनुसूचित जाति और 1 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। वहीं दूसरे दौर के लिए नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। सेकेंड फेज का आज कुल 47 नॉमिनेशंस फाइल हुआ है। कुल मिला के अभी तक सेकेंड फेज में 62 नॉमिनेशंस फाइल हुए हैं। ज्यादातर पार्टियों ने दूसरे दौर की सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। इसके चलते नामांकन का काम तेज हो गया। बिहार में दूसरे दौर के चुनाव के लिए 28 सितंबर तक पर्चे दाखिल किए जाएंगे। 29 सितंबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 1 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। दूसरे दौर में 6 जिलों की 32 सीटों पर 16 अक्टूबर को मतदान होना है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बिहार चुनाव में समाजवादी सेक्युलर फ्रंट में शामिल सांसद पप्पू यादव की पार्टी जन अधिकार मोर्चा ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इसमें समाज के हर वर्ग का ख्याल रखा गया है। चुनावी वादों में गरीब छात्रों के लिए मुफ्त उच्च शिक्षा, छात्राओं के स्कूल दाखिले के साथ बीमा की सुविधा शामिल है। 5 रुपए में भोजन के लिए 300 जन आहार केंद्र खोलने और गरीबों को टीवी, डीटीएच कनेक्शन और गाय देने की बात कही गई है। चुनावी घोषणा पत्र में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को लागू करने समेत कई वादे किए गए हैं। जन अधिकार मोर्चा 64 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। समान शिक्षा कानून लागू करेंगे। सभी सरकारी कर्मचारी और जनप्रतिनिधियों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे। इसके लिए कानून बनाया जाएगा। मैट्रिक में सिर्फ 10 बच्चों की उच्च शिक्षा की जिम्मेवारी सरकार उठाएगी। सालाना 1 लाख रुपए तक की आमदनी वाले माता पिता के बच्चों को ग्रेजुएशन करने पर मुफ्त लैपटॉप। बिहार चुनाव में एनडीए के खिलाफ एकजुट महागठबंधन ने कल अपने उम्मीदवारों के नाम तय कर दिए। पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू के 242 उम्मीदवारों का ऐलान किया। नीतीश कुमार का कहना है कि महागठबंधन के सीट बंटवारे में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। उन्होंने कहा कि बाकी 1 सीट के लिए उम्मीदवार की घोषणा 1-2 दिन के अंदर हो जाएगी।
बिहार में एकजुट महागठबंधन ने बुधवार को मैदान में अपने चुनावी चेहरे उतार दिए। एक सीट को छोड़ सभी उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया। पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महागठबंधन के सभी घटक दलों के प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की। उन्होंने दावा किया कि सूची जारी करने में सोशल इंजीनियरिंग का खास ख्याल रखा गया है। मुख्यमंत्री का कहना है कि ओबीसी को 55%, अनुसूचित जाति जनजाति को 15%, अल्पसंख्यकों को 14% और सामान्य वर्ग को 16% सीटें दी गई हैं। समाज के हर तबके का, हर समुदाय का उचित प्रतिनिधित्व दिया गया है। जनरल कैटेगरी से 16% उम्मीदवार हमारे हैं। बैकवर्ड क्लासेज, मैं बैकवर्ड क्लासेज बोल रहा हूं, ओबीसी ईबीसी अलग करके नहीं, पूरे बैकवर्ड क्लासेज के 55% कैंडिडेट हैं। एससी एसटी के 16% उम्मीदवार हैं। मुस्लिम्स के माने माइनॉरिटी कम्युनिटी से 14% उम्मीदवार हैं। इस मौके पर नीतीश कुमार ने बीजेपी की तीखी आलोचना भी की। नीतीश कुमार ने कहा कि उनका गठबंधन एकजुट है और जनता बीजेपी की दोहरी राजनीति का करारा जवाब देगी। उन्होंने आरक्षण विवाद पर भी बीजेपी और आरएसएस को कटघरे में खड़ा किया। कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं, पार्लियामेंट में नहीं, एक एलिट कमेटी हो, उसके हाथ में यह हो किसको आरक्षण मिले और कब तक आरक्षण मिले। देखिए कितने खतरनाक विचार। उधर बीजेपी ने एक बार फिर साफ किया है कि वो आरक्षण नीति के समर्थन में है और उसमें किसी तरह के बदलाव का विचार दूर दूर तक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आरक्षण की संवैधानिक व्यवस्था है, उसमें कोई बदलाव नहीं करना चाहता, लेकिन उसको और मजबूत करना चाहते और जो अति पिछड़े हैं और जो आर्थिक दृष्टि से भी अक्षम है, उनका भी जल्दी विकास कैसे हो, इसके लिए हम हमेशा प्रयासरत हैं। बिहार में विधानसभा की कुल 243 सीटें हैं और नालंदा जिले की राजगीर सीट के लिए उम्मीदवार की घोषणा नहीं की गई है। ये सीट जेडीयू के खाते में है, जिसके लिए उम्मीदवार की घोषणा जल्द की जाएगी। महागठबंधन में आपसी सहमति के मुताबिक 243 सीटों में आरजेडी और जेडीयू 101 सीटों पर लड़ रही हैं, जबकि कांग्रेस 41 सीटों पर अपनी दावेदारी पेश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। विधानसभा चुनाव का टिकट नहीं मिलने से नाराज प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री रामधनी सिंह ने मंत्री पद और जेडीयू से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने समाजवादी पार्टी में शामिल होने की घोषणा की। अब वो समाजवादी पार्टी के टिकट पर अपनी ही परंपरागत सीट रोहतास जिले के करघर सीट से चुनाव लड़ेंगे। सीट से रामधनी की बजाय वशिष्ठ सिंह को टिकट दिया है। इसके अलावा टिकट कटने से नाराज आरजेडी और जेडीयू के कई दूसरे नेताओं ने भी समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। और इससे पहले बुधवार को पटना में बीजेपी और जेडीयू दोनों पार्टियों के दफ्तर के बाहर समर्थकों ने अपने अपने नेताओं के टिकट नहीं मिलने पर प्रदर्शन किया। इनमें रामधनी सिंह के समर्थक भी शामिल थे। दिन एक, तस्वीरें दो और गुस्सा बेहिसाब। पटना में ये विरोध उन नेताओं का है जिन्हें पार्टी ने काबिल नहीं समझा और चुनाव में टिकट काट दिया। आलम यह है कि नाराजगी अब पार्टी दफ्तर की चौखट तक पहुंच गई है। जेडीयू दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर रहे ये लोग बिहार के मौजूदा स्वास्थ्य मंत्री रामधनी सिंह के समर्थक हैं। विरोध की वजह है मंत्री जी को टिकट न मिलना। हम लोग 25 साल से विधानसभा का रामधनी सिंह नेतृत्व कर रहे हैं, 25 साल से कंटिन्यू विजयी हुए हैं, अभी पदे स्वास्थ्य मंत्री भी है, इसके बावजूद भी उनका सीट काट दिया। दूसरे को चापलूसों के द्वारा आरसीपी सिंह और नारायण सिंह के द्वारा काटा गया है। तो पुराने समाजवादी है, 90 से लगातार विधायक होते आ रहे हैं। समाजवादियों का स्तंभ है, नीतीश कुमार खुद मानते भी हैं। इसके बावजूद नीतीश अपने आप को समाजवादियों का पुत्र कहते हैं। इस बदौलत उनका टिकट उन्होंने क्यों काटा?
बीजेपी दफ्तर के बाहर भी कुछ ऐसा ही हाल देखने को मिला। विरोध ब्रह्मपुर विधानसभा सीट से जुड़ा है, जहां स्वर्गीय कैलाशपति मिश्रा की बहू को टिकट नहीं मिलने से उनके समर्थक गुस्से में हैं। अपमान दिलमणि देवी का नहीं है, अपमान कैलाशपति मिश्रा का है, ब्रह्मर्षि समाज का अपमान है। टिकट करने के लिए जिम्मेवार है अश्विनी कुमार चौबे, सीपी ठाकुर, सुशील मोदी, नंदकिशोर यादव। वहीं बीजेपी दफ्तर में विरोध का दूसरा तरीका देखने को मिला। काराकट से विजय मिश्रा का टिकट कटने से नाराज उनके समर्थकों ने ढोल मजीरे के साथ विरोध जताया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। महागठबंधन में बनी सहमति के तहत कांग्रेस बिहार में 41 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बिहार के प्रदेश अध्यक्ष अशोक चौधरी के मुताबिक गठबंधन में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमारे संवाददाता विशाल दहिया ने उनसे बात की। बिहार में महागठबंधन ने सभी सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। हमारे साथ इस वक्त हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अशोक चौधरी जी। सर, ये बताइए कि सीटों के नामों का ऐलान हो गया, लेकिन कांग्रेस को लगभग 8 से 10 जिले ऐसे हैं जहां पर एक भी सीट नहीं मिली। नहीं परेश, जब गठबंधन के उम्मीदवार होते हैं, जो जहां पर हमारे जिले मजबूत थे उन जगहों पर हम लोगों ने अपना उम्मीदवार दिया है। ये कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू का बात नहीं है, बात महागठबंधन का। सभी उम्मीदवार महागठबंधन के हैं, इसीलिए मैं समझता हूं कि हमारा पूरा रिप्रेजेंटेशन है। लेकिन एक आपके यहाँ ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग खुश नहीं है जो है। देखिए, अलायंस में तो कोई परेशानी होती है, हर एक पॉलिटिकल पार्टी में परेशानी होती है, हर एक पॉलिटिकल पार्टी में परेशानी होती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सीधे तौर पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि थोड़ी सी परेशानी चाहे जरूर हो कुछ नेताओं को, कुछ कार्यकर्ताओं को, लेकिन आखिरकार गठबंधन के नामों का ऐलान कर दिया गया है और अब गठबंधन की तीनों पार्टियां चुनाव में उतरने के लिए तैयार हैं। कैमरा पर्सन प्रशांत कर्माकर के साथ विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी, पटना। महागठबंधन ने जहां 242 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया, तो वहीं एनडीए का कई सीटों पर ऐलान होना अभी बाकी है। एलजेपी अध्यक्ष रामविलास पासवान का कहना है कि पार्टी जल्द ही बाकी बची सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान करेगी। सेकेंड फेज का जो है 1-2 दिन में जो है, कल तक में सेकेंड फेज का कर देंगे। तो मतलब जो अन्य फेज के भी आ रहे हैं, तो चूँकि थर्ड लास्ट फेज जो है काफ़ी अभी लंबा है, लेकिन जल्दी से जल्दी कर देंगे। हमारे संवाददाता प्रणव गोस्वामी बिहार शरीफ से हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। प्रणव, पहले तो आपसे ये जानना चाहूंगी कि जो बाकी बची की सीटें हैं एनडीए की, हालांकि वो कह रहे हैं कि जल्द ही ऐलान हो जाएगा, कब तक उम्मीद करें कि सभी सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान हो जाएगा? देखिए, अभी क्योंकि पहले चरण का जो मतदान होना है उसके नामांकन की आखिरी तारीख गई है। 23 तारीख उसकी 23 तारीख उसकी आखिरी समय सीमा थी, और उसके बाद आने वाले जो 4 और चरण होंगे उसके लिए अभी काफी वक्त है। तो इसलिए देखा जाए तो लगभग दोनों ही गठबंधन दलों की ओर से, महागठबंधन की ओर से भी एक सीट को छोड़कर बाकी सभी सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो गया है। एनडीए में भी अगर हम बात करें तो बीजेपी ने लगभग अपनी सारी सीटों के उम्मीदवार तय कर दिए हैं, लेकिन उनके सहयोगी दल जो है रालोसपा और एलजेपी, इनमें कुछ नाम अभी बचे हुए हैं। तो ये कहा जा सकता है कि अभी काफी वक्त है बाकी चरण के चुनावों के लिए, और किसी भी वक्त इन नामों की घोषणा की जा सकती है। जी प्रणव, साथ ही अगर हम कल की बात करें, महागठबंधन ने 242 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया, लेकिन 50 मौजूदा विधायकों के टिकट काटे। ये एक बड़ी बात है, और ऐसे में जो गुस्सा है, नाराजगी है, विरोध प्रदर्शन हम देख रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से, वो लाजमी है। और ये सारे जो बागी हैं, रामधनी जी की भी हम अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी का जो सेक्युलर फ्रंट है उसमें जा रहे हैं। भीतरघात की कितनी आशंका है महागठबंधन को ऐसे में? जी देखिए, भीतरघात की आशंका महागठबंधन को भी है तो एनडीए को भी है। ये कहना कि ये जो नाराजगी है टिकटों के बंटवारे के बाद ये सिर्फ महागठबंधन में है, तो ये गलत होगा, क्योंकि हमने देखा है कि जब भी चुनावों का मौका होता है, एक एक सीट पर जहां बहुत सारे ऐसे लीडर्स होते हैं जिनकी ये ख्वाहिश होती है कि वहां से चुनाव लड़े, और ऐसी परिस्थिति में जबकि गठबंधन के तौर पर चुनाव लड़ा जाता है तो कई बार जो कार्यकर्ता हैं वो अपने आप को उनको ऐसा लगता है कि उनके साथ न्याय नहीं हुआ। और इस बार के चुनाव में क्योंकि कोई भी ऐसा दल नहीं है
जो बड़े दलों की अगर हम बात करें और यहाँ तक कि छोटे दल भी हैं जो तीसरे मोर्चे में, ये सब मिलजुल कर चुनाव लड़ रहे हैं। तो लाजमी है कि सीटों का कोटा जिसके हिस्से में जाता है उसके साथ उनके जो दूसरा दल होता है वहाँ एक सीट उसका कम होना लाजमी है। तो इसको देखते हुए ये सारी नाराजगी सामने है और इसीलिए कई वरिष्ठ नेता जो खुद को ऐसा महसूस करते हैं कि उनके साथ न्याय नहीं हुआ, वो इस मौके पर दूसरे दलों के साथ हाथ मिलाने या निर्दलीय के तौर पर खड़े होने की तैयारी कर रहे हैं और या फिर छोटी पार्टियों से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। और ये स्थिति एनडीए में भी है और महागठबंधन में भी। बिल्कुल, यानी कि कोई भी पार्टी गठबंधन इससे अछूता नहीं है। भीतरघात का जो डर है वो बना हुआ है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी का कहना है नीतीश ने उनका फायदा उठाया। मांझी ने राज्यसभा टीवी से खास बातचीत में कहा कि उन्हें सिर्फ दलित नेता के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। अब आप महादलितों के नेता के तौर पर जब एनडीए के गठबंधन में शामिल हैं तो एक विश्लेषण किया जाता है, उसमें कहा जाता है कि शायद नीतीश कुमार को जो सबसे बड़ा झटका या जदयू को जो सबसे बड़ा झटका लगा होगा वो आपके बाहर आने से और बीजेपी की तरफ जाने से लगा होगा। देखिए, यहाँ भी हमको मिनिमाइज करके सोचा जा रहा है। हम नहीं कह सकते हैं कि हम किसका नेता हैं, इसलिए महादलितों का नेता है कि दलितों का नेता है, अगर ये कहा जाता है तो मैं कहता हूं कि हमको मिनिमाइज किया जाता है। हम तो ये गरीबों की बात उठाई कि जो गरीब है वाकई उसको आवश्यकता है, उसकी दिशा बदलनी चाहिए। लोकतंत्र 2015 में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। राष्ट्रपति भवन का ताम्र गुंबद आलीशान और बेजोड़, सांची के बौद्ध स्तूप से प्रभावित इस गुंबद की ऊंचाई बाकी इमारत से करीब 2 गुनी। 6 अप्रैल 1929 को बनकर हुआ तैयार। ये शानदार गुंबद राष्ट्रपति भवन की स्थापत्य कला और खूबसूरती को लगाता है 4 चांद। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। बिहार के मैदान में एकजुट वाम दलों ने भी अपना प्रचार तेज कर दिया है। पटना में सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान येचुरी ने बीजेपी को सबसे ज्यादा निशाने पर लिया। उन्होंने बीजेपी पर सांप्रदायिक और जातिवादी तरीके से अख्तियार करने का आरोप लगाया। एक दौर में बिहार की राजनीति में बड़ा दखल रखने वाली लेफ्ट पार्टियों के पास फिलहाल पूरे प्रदेश में महज एक विधायक है। आइए देखते हैं बिहार में क्या है वाम दलों के हाल। बिहार चुनाव में वाम दलों के निशाने पर भी एनडीए ही है। प्रचार अभियानों में सभी लेफ्ट पार्टियां सबसे ज्यादा एनडीए और बीजेपी पर ही निशाना साध रही हैं। सीपीएम ने पटना में बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आरएसएस की तरफ से आरक्षण को लेकर जो बयान आए उसने बीजेपी की कलई खोल दी है। सीपीएम ने बीजेपी को दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक विरोधी करार दिया। आरक्षण के सवाल पर जो बयानें जो आ रही है वो सिर्फ उसी बात को साबित करती है कि भाजपा जो है एक ऐसी पार्टी है जो पिछड़े वर्गों के लिए और दलितों के लिए, उनके लिए जो भी थोड़ा बहुत भी राहत आज जो मिल रहा है उसको भी बंद करने वाली है। असल में सभी वाम दल खोए जनाधार को हासिल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। सीपीएम के लिए फिलहाल बिहार में सूखे का मौसम है। पार्टी को आखिरी कामयाबी 2005 में समस्तीपुर के विभूतिपुर सीट पर मिली थी, लेकिन बीते चुनाव में सीपीएम के रामदेव वर्मा को हार का मुंह देखना पड़ा और इसके साथ ही सीपीएम की इकलौती सीट भी छिन गई। 2010 में सीपीएम ने 30 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन 28 उम्मीदवार जमानत भी नहीं बचा पाए। फिलहाल सभी वाम दलों को मिला दें तो बिहार में एकमात्र सीट सीपीआई के हाथ में है। 2010 में बेगूसराय जिले की बछवाड़ा सीट पर जीत मिली थी। हालांकि 104 सीटों पर लड़ने वाली सीपीआई एमएल ने कुछ सीटों पर कड़ी टक्कर जरूर दी, लेकिन प्रदर्शन को जीत में तब्दील नहीं कर पाई। इस बार सभी 6 पार्टियां एकजुट होकर बिहार के मैदान में हैं। लिहाजा सीपीएम सहित सभी लेफ्ट पार्टियों का कहना है कि वो प्रदेश की जनता के लिए मजबूत विकल्प के तौर पर खुद को देख रही हैं। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर की सवाल नहीं है। यहाँ पर यह है कि जनता को आज हम समझते हैं कि जनता तंग आ चुकी है
कि वायदे तो सुनते रहते चुनाव के टाइम पे, लेकिन कुछ होता नहीं उनकी जिंदगी को बेहतर करने के लिए। आज वो समय आ चुका है जहां पर हम समझते हैं जनता निर्णायक तरीके से वामपंथियों को मजबूत करेगी असेंबली में। प्रदेश में पहली बार सीपीआई, सीपीएम, सीपीआई-एमएल, एसयूसीआई, फॉरवर्ड ब्लॉक और आरएसपी मिलकर चुनाव लड़ रही हैं। बिहार के समीकरण में वाम दलों की मौजूदगी ने चुनाव को बहुकोणीय मुकाबले में तब्दील कर दिया है। पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि वाम दल जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस गठबंधन के साथ मिलकर महागठबंधन बनाकर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन चुनावी तारीखों के ऐलान के ठीक पहले वाम दलों ने घोषणा की कि वो अपने बूते बिहार के मैदान में जोर लगाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव ने बिहार में महागठबंधन की जीत का दावा किया। राज्यसभा टीवी से बातचीत में उन्होंने साफ तौर पर इस बारे में बताया। हमारे संवाददाता विशाल दहिया ने उनसे खास बातचीत की। उन्होंने आरक्षण विवाद और जातिगत राजनीति पर बेबाक राय सामने रखी। इस वक्त हमारे साथ हैं बिहार के वरिष्ठ नेता और जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव जी। आप धर्म बदल सकते हो बेशक, लेकिन जात नहीं बदल सकते। कौन इलाका है देश का जिसमें कास्ट सिस्टम नहीं है? चुनौती जो है इसमें मजा हमको आ रहा कि इस समय सामने है भारत सरकार। आने वाली जो भविष्य है उसका राह और रास्ता यहाँ से निकलेगा। जब हमसे नहीं निभी तो वहाँ निभेगी नहीं, और जब नहीं निभेगी तो नतीजे पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। बिहार विधानसभा चुनाव पर शरद यादव से ये पूरी बातचीत आप देख सकते हैं आज दोपहर 12 बजे और शाम 5 बजे सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। आगे बढ़ेंगे खबरों में। पूर्वी चंपारण की 12 सीटों पर महागठबंधन और एनडीए के बीच कड़ा मुकाबला है। आजादी की लड़ाई से जुड़े मोतिहारी के लोग आज भी बुनियादी सुविधाओं के अभाव में जीने को मजबूर हैं। जानने की कोशिश करते हैं कि लोग किन मुद्दों पर तमाम दलों के नेताओं को घेरने की तैयारी में हैं। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले का ऐतिहासिक महत्व रहा है। इसका मुख्यालय मोतिहारी है। महात्मा गांधी ने अप्रैल 1917 में यहीं से सत्याग्रह का पहला सफल प्रयोग किया था। पूर्वी चंपारण में कुल 12 विधानसभा सीटें हैं। रक्सौल, सुगौली, नरकटिया, हरसिद्धि, गोविंदगंज, केसरिया, कल्याणपुर, पिपरा, मधुबन, मोतिहारी, चिरैया और ढाका। बीते विधानसभा चुनाव में इन 12 में से 11 सीटों पर बीजेपी जेडीयू गठबंधन ने जीत हासिल की थी। इनमें से बीजेपी को 6 और जेडीयू के खाते में 5 सीटें गई थीं। वहीं आरजेडी सिर्फ 1 सीट पर जीत दर्ज कराने में कामयाब रहा था। लेकिन इस बार के सियासी समीकरण बिल्कुल अलग हैं। आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस एक साथ दम भर रहे हैं तो बीजेपी नए सहयोगियों के साथ चुनाव मैदान में है। अब तक की सबसे बड़ी कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 50,000 करोड़ की लाई गई है और बिहार में उसका क्रियान्वयन होना है, अभी तक हुआ नहीं है। इस लड़ाई को जिला में सड़क से लेकर और सदन तक पहुंचाने का काम किया। जो भी समस्याएं आई केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए, उन समस्याओं का निदान कैसे हो, इस पर हम लोगों ने टू द पॉइंट बात भी किया। सरकार फेल्योर की बात नहीं है, निश्चित तौर पर कुछ समस्याएं हैं। हालांकि स्थानीय लोग अभी भी बुनियादी सुविधाओं का रोना रो रहे हैं। यहाँ की जनता खराब सड़क, बिजली, स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ ही बिगड़ती कानून व्यवस्था को चुनावी मुद्दा बनाने की तैयारी में है। इसके अलावा केंद्रीय विश्वविद्यालय के निर्माण में देरी, मोती झील की साफ सफाई, बंद चीनी मिलों पर भी नेताओं को जवाब देना होगा। गन्ना यहाँ की एकमात्र नगदी फसल है। ऐसे में चकिया और मोतिहारी की चीनी मिलें बंद होने से गन्ना किसान परेशान है। शहर के बीचों बीच मोती झील, जिसकी घोषणा यहाँ आकर के नीतीश कुमार ने किए और भी मुख्यमंत्री मांझी जी आकर के किए, लेकिन इन सारे घोषणाओं के बाद भी इसका विकास नहीं हो पाया। पूरा किसान हम लोग का बदहाल है। ना नहरों में पानी है, न किसी भी सरकारी ट्यूबवेल में पानी दे रहा है। अनुमंडल से लेकर प्रखंड तक कोई सुनवाई नहीं है। पूर्वी चंपारण में 11,87,000 से ज्यादा मतदाता हैं। यहाँ की सभी 12 सीटों पर चौथे दौर में 1 नवंबर को वोटिंग होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
बिहार चुनाव में सभी पार्टियां विकास को मुद्दा बनाकर एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं। मौजूदा सरकार विकास का दावा कर रही है तो एनडीए सत्ता में आने पर राज्य के संपूर्ण विकास का भरोसा दिला रही है। लेकिन औरंगाबाद से 10 किलोमीटर दूर एक इलाका ऐसा भी है जहां के लोग आज भी एक अदद पुल का इंतजार कर रहे हैं। यह है औरंगाबाद जिला मुख्यालय से महज 10 किलोमीटर दूर हसौली पंचायत का इलाका। इस इलाके के नेपवा, मिश्र बिघा, लाल बिघा, दौलतपुर, कर्मा, हरिहर बिघा और महावीर बिघा गांव के हजारों लोगों के लिए जिला मुख्यालय जाना बेहद मुश्किल भरा काम है। वजह है यहां से होकर गुजरने वाली अतरी नदी पर एक अदद पुल की कमी। इस नदी पर एक अदद पुल की मांग लोग वर्षों से उठा रहे हैं, लेकिन अब तक पुल का निर्माण नहीं हो पाया। सबसे ज्यादा परेशानी स्कूली बच्चों और मरीजों को उठानी पड़ती है। आलम यह है कि अभिभावक बच्चों को स्कूल पहुंचाने से पहले उनकी ड्रेस बदलते हैं और फिर कंधे पर बैठाकर नदी को पार कराते हैं। नदी पार करने के बाद फिर बच्चों को ड्रेस पहनाकर स्कूल भेजते हैं। स्कूल की छुट्टी के बाद भी यही प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। इतना दिक्कत है आने जाने को, परेशानी है। सब नेता आता है तो कहता है कि हम बनाएंगे, कोई भी नहीं बनाता है। यहाँ के लोगों का कहना है कि इस परेशानी को लेकर वो कई बार प्रशासनिक अधिकारियों और नेताओं से मिले, लेकिन कुछ नतीजा नहीं निकला। 60 बरस देश की आज़ादी का हो गया, वो अभी तक हमने को पुल नहीं मिला। हम लोग सांसद और विधायक पर बराबर गुहार लगाते आ रहे हैं, लेकिन कई बार उन लोगों को हमने लिखित भी दिया, लेकिन लेकर के भी कह दिए कि इसे हम लोगों की बस की बात नहीं है। तो अब बताइए कि हम कहां जाएं और किस रास्ते को ढूंढें कि हमको पुल और सड़क, बिजली का व्यवस्था होगा, शिक्षा का व्यवस्था होगा। हालांकि स्थानीय विधायक रामधार सिंह जनता को नदी पर पुल बनवाने का भरोसा दिला रहे हैं। उसमें राज्य सरकार पैसा उपलब्ध नहीं करा रहा है। आने वाली सरकार जब बनेगी तो निश्चित रूप से उसका प्रथम प्राथमिकता दिया जाएगा। लेकिन जनता की नाराजगी वादों से कम होती नहीं दिख रही। लोगों का कहना है कि चुनाव के मौसम में वादे तो बहुत होते हैं, लेकिन वो कभी पूरे नहीं होते। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। लोकतंत्र 2015 में फिलहाल इतना ही। बिहार चुनाव से जुड़ी हमारी खास पेशकश आप देख सकेंगे सोमवार से शनिवार रात 7:30 बजे और 10:30 बजे और सुबह 7 और 11 बजे। इजाजत दीजिए, नमस्कार।